आप सभी साथियों का मेरा YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में घर्षण से संबंधित जानकारी आपके साथ रखेंगे। साथ ही ये शिक्षक जो सिलेबस है साइंस का, उसमें बल का दूसरा टॉपिक है। पहले हमने पढ़ा इसके पहले पेशीय बल, जिसमें कुछ छोटा सा टॉपिक हमने देखा था, साथ में क्वेश्चन भी देखे थे। अब हम देखने जा रहे हैं घर्षण बल, जिसमें घर्षण बल में हम घर्षण के कारण और घर्षण के प्रकार, और साथ ही साथ हम यहाँ पे देखते हैं घर्षण के बल, घर्षण बल। इसे ये सारे टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करिएगा, और अन्य वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक दे दिया है, वहां जाकर भी आप जो है देख सकते हैं। साथियों, गणित का भी, विज्ञान का भी, और बाल विकास का भी, पर्यावरण का भी सारे वीडियो मैंने लिंक दे रखे हैं, बहुत ही मज़ेदार है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं घर्षण क्या होता है। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि संसार में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है या ऐसा कोई पिंड नहीं है जो पूर्णतः क्या हो, चिकना हो। ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है, संसार में ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, जो पूर्णतः क्या हो, जो पूर्णतः चिकना हो, कोई भी पिंड। अब इसको कैसे पता लगाएंगे? सामान्य हमारे नग्न आंखों से कोई भी चीज नहीं दिखाई देता, लेकिन इसी को हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखें तो साथियों, कोई भी वस्तु के पिंड जो होता है, उसके जो सतह होता है, उसमें कुछ न कुछ इस प्रकार से अनियमितता, अणुओं में अनियमितता, परमाणुओं में अनियमितता आपको दिखाई देना ही है। तो साथियों, उनके संपर्क तलों के बीच, जैसे मान लीजिए कोई भी एक ये और ये पिंड हो गया, अब इसके बीच में कोई पिंड रख दिया गया है इस प्रकार से, उसके संपूर्ण तलों के बीच एक बल कार्य करता है। जब इसको एक स्थान, इसमें जब खिसकाया जाता है इसको, है ना, इसमें घर्षण के बारे में बता रहा हूं मैं, जब इसको खिसकाया जाता है तो इसमें कुछ बल कार्य करता है। जो जो ये वस्तु जो गतिशील जब होगा, ये गतिशील होगा, गतिशील होगा, तो इसके गति का विरोध करता है। जैसे ये मान लीजिए इधर जा रहा है, तो इसके जो ये जो नीचे वाला जो तल है, इसका विरोध करता है इसके विपरीत दिशा में। इस गति विरोधी बल को क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, गति विरोधी बल को, इस गति विरोधी बल को घर्षण कहते हैं। और ये जो होता है गति के दिशा के विपरीत दिशा में होगा। गति यदि इधर कर रहे हैं तो इसकी जो बल लगेगा इस प्रकार से इसके विपरीत दिशा में इसका घर्षण लगेगा। उदाहरण के लिए आपको कोई भी चीजें हम समझते हैं, जब एक गेंद को खुरदरे फर्श पर, मान लीजिए इस प्रकार से खुरदरे फर्श है, इस गेंद को हम क्या कहते हैं, लुढ़काते हैं, तो ये थोड़ा सा क्या करेगा, लुढ़कता लुढ़कता दिखेगा और कुछ देर जाकर रुक जाएगा। लेकिन इसी को हम इससे अधिक चिकना सतह पर यदि हम इसको लुढ़काते हैं या इसको चलाते हैं, तो ये कुछ ज्यादा दूर जाके रुकेगा, है ना। जैसे ये धीरे धीरे रुक जाएगा, क्योंकि इसमें जो सतह है वो खुरदुरा है, इसमें इसके परमाणुओं में, अणुओं में अनियमितता है, ठीक है। तो देखा जाए तो खुरदुरे पर जो गेंद होता है वो जल्दी रुक जाएगा और चिकने सतह पर देर से रुकेगा। इस प्रकार से घर्षण को हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब घर्षण के कारण को समझते हैं। घर्षण क्यों होता है? जैसे अभी मैंने बताया आपको, वही कारण है इसका, लेकिन थोड़ा सा और समझते हैं घर्षण के कारण। जब एक पिंड के ऊपर दूसरे पिंड को चलाने का प्रयास किया जाता है, मान लीजिए ये कोई पिंड है, कोई भी सतह होती है वो पिंड के अंदर अंदर ही होता है, ये पिंड है। चलिए ये कोई पिंड है और ये किसी इस प्रकार से इसको रख दिया गया है। एक मिनट, चलिए इस प्रकार से ये पहला पिंड है, इसके ऊपर कोई इस प्रकार से पिंड रख दिया गया है, ठीक है। अब इसको इसके ऊपर चलाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि ये पहला पिंड है, अब ये दूसरा पिंड है।
इसको इसके ऊपर चलाने का प्रयास किया जाएगा। मान लीजिए इस दिशा में चलाने का प्रयास किया जाता है, तो इसके अणुओं के या आणविक अनियमितता के कारण या इसके खुरदुरेपन के कारण जो है इसमें गति विरोधी बल कार्य करने लगता है। गति विरोधी बल, मान लीजिए ये इधर जा रहा है साथियों, इधर खिसका रहे हो, तो इसकी विपरीत दिशा में एक गति विरोधी बल कार्य करेगा जिसे बोलते हैं घर्षण बल। किसे बोलते हैं? घर्षण बल कहा जाता है। इसी को घर्षण भी कहा जाता है और इस गति विरोधी बल को भी क्या कहा जाता है? घर्षण बल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो घर्षण जो बल होता है परिभाषा मायने नहीं रखता, लेकिन उसमें जो समझ होना चाहिए वो मायने रखता है। जैसे कि घर्षण बल का मान दोनों तलों के बीच अभिलंब बल पर निर्भर करता है। अब अभिलंब बल कौन सा क्या होता है? ये जो इस प्रकार से जब किसी पिंड को दूसरे पिंड पर रखा जाता है तो नीचे की तरफ एक बल कार्य करता है, ठीक है। इस प्रकार से ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, ऊपर की ओर, उसे बोलते हैं अभिलंब बल। अभिलंब बल कार्य करता है, ठीक है। ये ऊपर जितना बल ये नीचे की ओर लगाएगा, जितने भार, मान लीजिए ये 50 kg का है ना, तो इतना ही बल यदि इस पे लगाता है तो इसके विपरीत दिशा में ही उतना ही एक अभिलंब बल कार्य करता है। तो जो घर्षण बल का जो मान होता है वो दोनों तलों के बीच के अभिलंब बल पर निर्भर करता है। या इस टॉपिक आपको लिख के रखना चाहिए कि घर्षण बल का मान दोनों तलों के बीच के अभिलंब बल पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें हम देखेंगे घर्षण के प्रकार। तो घर्षण के प्रकार में हम देखेंगे स्थैतिक घर्षण जो महत्वपूर्ण है, स्थैतिक घर्षण, और देखेंगे गतिक घर्षण, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से समझने का हम प्रयास करेंगे, इस प्रकार से WR, और मान लीजिए ये दिशा जो है A और ये B, ठीक है, इस प्रकार से रखते हैं। अब सबसे पहले हम स्थैतिक घर्षण को आपके सामने रखते हैं। इसको मैं बोल रहा हूँ, उसको लिखते जाइएगा, समझ आता है तो मैं एक नहीं 2 बार इसको बताने का प्रयास करूंगा। जब एक पिंड को दूसरे पिंड पर चलाने का प्रयास किया जाता है, वही आ रहा है ना, मान लीजिए ये जो है और ये जो B है, सॉरी ये B है ना। जब किसी एक पिंड को दूसरे पिंड पर, चाहे वो इस दिशा में चलाओ चाहे वो इस दिशा में चलाओ, आपके ऊपर है वो, है ना, दूसरे पिंड पर चलाने का प्रयास किया जाता है, फिर भी वह पहला पिंड पर विरामावस्था में रहता है, ठीक है। आप चलाने का प्रयास कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कि फट से चल, आप कुछ ना कुछ तो बल लगेगा ही लगेगा उसको चलाने के लिए, है ना। मान लीजिए आप एक दिमाग लगाइए, सोचिए कि आप किसी वस्तु को रखे हो, पृथ्वी पर रखे हो, पृथ्वी की सतह पर रखे हो पिंड पर, आप उसको ढकेल रहे हो, तो ढकेलने पर वो वहीं पर है, वो गति अवस्था में नहीं है, वही विरामावस्था में रहता है। दोनों पिंडों के संपर्क तलों के मध्य कुछ न कुछ तो कार्य हो रहा होगा। तो आप ढकेलने का प्रयास कर रहे हो तो कहीं ना कहीं दोनों पिंडों के मध्य कुछ न कुछ तो कार्य हो रहा होगा, दोनों पिंडों के बीच के तलों के मध्य कुछ न कुछ कार्य कर रहा होगा। तो इसी जो दोनों संपर्क तलों के बीच में जो कार्य हो रहा है, अब पिंड अभी भी विरामावस्था में है, इसी के बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण बल, फिर से समझिएगा, जब किसी पिंड को, एक पिंड को दूसरे पिंड पर चलाने का प्रयास किया जाता है, फिर भी वह पिंड विरामावस्था में ही रहता है, ये चलता नहीं, विरामावस्था में रहता है, तो दोनों पिंडों के संपर्क तलों के मध्य जो कार्य करने वाले घर्षण
दोनों पिंडों के मध्य सतह पर या संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को ही स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, इसमें जो मुख्य पॉइंट है वो दोनों, जो स्थैतिक घर्षण है, स्थैतिक घर्षण जो है दो पिंडों के समांतर पृष्ठ के दिशा में लगता है। जो स्थैतिक घर्षण है ना, ध्यान रखिएगा, स्थैतिक घर्षण जो होता है वो दो पिंडों के समांतर पृष्ठ की दिशा में लगता है। देखो यहाँ पे एक पिंड है नीचे में और एक पिंड यहाँ पे, दोनों बीच में एक क्या है, समांतर पृष्ठ है, तो उसी की दिशा में एक बल कार्य करता है, उसी बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बल। तो स्थैतिक घर्षण बल का जो याद रखने वाला पॉइंट है, वो तो परिभाषा है ही, साथ में ध्यान रखिएगा दो पिंडों के समांतर पृष्ठ के दिशा में जो इसमें जो स्थैतिक घर्षण क्या करता है, बल लगाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो स्थैतिक घर्षण जो बल लग रहा है विराम की अवस्था में ही है, इसको बोलते हैं Fs, स्थैतिक घर्षण विराम की अवस्था में। ठीक है, अब एक चीज और बता देता हूं, यहीं पे नोट करके रख लीजिएगा, नोट करके यहाँ पे बाह्य बल कोई लगाएगा पहला पिंड को दूसरे पिंड में चलाने के लिए। बाह्य बल किस दिशा में लग रहा है, वो ऊपर नहीं, क्षैतिज लग रहा है ना, क्षैतिज लग रहा है, इधर लग रहा है ना, इधर क्षैतिज लग रहा है। ठीक है, क्षैतिज लगाने पर भी गुटका विरामावस्था में हो तो घर्षण बल का मान बाह्य बल के मान के बराबर होता है, ये ध्यान रखिए, ये वाला पॉइंट है ना, कि या सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि स्थैतिक घर्षण बल बाह्य बल के बराबर होता है, बाह्य बल के बराबर होता है। कुछ इसे F बराबर Fs इस प्रकार से भी हम इसको अपने जानकारी के लिए रख सकते हैं। F बाह्य बल, इसको बाह्य बल मान सकते हैं और इसको स्थैतिक बल मान सकते हैं। तो स्थैतिक घर्षण बल बाह्य बल के बराबर होता है, ये आप थोड़ा सा इसमें रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी में बीच में एक बल पुनः कार्य करता है, या घर्षण कह सकते हैं, जिसे बोलते हैं सीमांत घर्षण बल, या सीमांत घर्षण कह सकते हैं इसको। सीमांत घर्षण बल भी बोल सकते हैं, सीमांत घर्षण भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बल कार्य करेगा ही। ठीक है, तो ये इसी में आपको समझ में आ रहा है साथियों, सीमा अंत, मतलब एक सीमा ऐसी होती है, एक हमारे किसी भी क्षेत्र का एक सीमा होती है, जो जिसमें वो सीमा का अंत होना ही है। तो वैसा ही सीमांत घर्षण है। अब सीमांत घर्षण को हम कैसे समझेंगे, एक पिंड है B, उसके ऊपर दूसरा पिंड रखा गया है इस प्रकार से, है ना, A। जब इस पिंड को चलाने का प्रयास किया जाता है दूसरे पिंड पर, तो ये विरामावस्था में रहता है। तो विरामावस्था में रहता है तो है, लेकिन ये चलने के लिए तैयार रहता है। यदि इसमें थोड़ा सा और बल लगा दिया जाए ना, तो ये गति करने लगेगा। ठीक है, चलने को तैयार होता है। इस स्थिति को सीमांत संतुलन की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति को सीमांत संतुलन की स्थिति कहते हैं, स्थिति में कहते हैं।
फिर से समझिएगा, जब एक पिंड को दूसरे पिंड पर चलाने का प्रयास किया जाता है और पहला पिंड ठीक चलने को तैयार हो, चलता नहीं है, ठीक चलने को तैयार हो, तो इस स्थिति को सीमांत संतुलन की स्थिति कहते हैं। ठीक है, सीमांत संतुलन की स्थिति में कार्य करने वाले घर्षण को सीमांत घर्षण कहते हैं। ठीक है, सीमांत संतुलन की स्थिति में कार्य करने वाले घर्षण को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दो चीज यहाँ पे आपने समझा, सीमांत घर्षण या सीमांत घर्षण बल क्या होता है। जब किसी एक पिंड को दूसरे पिंड पर चलाने का प्रयास किया जाता है तो ठीक चलने को तैयार रहता है, तो इस स्थिति को हम सीमांत संतुलन की स्थिति में कहते हैं। और जो सीमांत संतुलन की स्थिति में जो कार्य कर रहे हैं उसे सीमांत घर्षण या सीमांत घर्षण बल कहते हैं। और ये सीमांत घर्षण का मान अधिकतम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सीमांत घर्षण का मान अधिकतम होता है। अधिकतम होता है मतलब बाह्य बल से अधिक होता है। देखो, हमने जब स्थैतिक घर्षण जब पढ़ रहे थे तो बाह्य बल के बराबर होता है, वो इसको इस स्थिति में ला देता है। विरामावस्था में जरूर रहता है लेकिन वो चलने को तैयार रहता है, वो हो गया। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, जो अंत में जो बल लगाते हैं ये चलने को तैयार होता है। मतलब जो बाह्य बल जो लगाया जा रहा है उससे ये अधिक होता है ना। सीमांत घर्षण बल का मान क्या होता है, बाह्य बल से अधिक होता है, या कह सकते हो स्थैतिक घर्षण बल से अधिक होता है, सॉरी, है ना। चलिए, ये जो होता है ध्यान रखिएगा, स्थैतिक घर्षण के मान से अधिक होता है सीमांत घर्षण का मान। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आता है गतिक घर्षण। गतिक घर्षण, ठीक। अब गतिक घर्षण किसे कहेंगे, इसको यही समझते हैं, यही इसी पे समझते हैं हम लोग। जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर जब चलता है तो दोनों पिंडों के संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को गतिक घर्षण कहते हैं। अब देखो, अब ये पहला जब हमने चलाया तो ये विरामावस्था में था, अब ऐसे स्थिति में आ गया कि चलने को तैयार है। अब हल्का सा भी इसमें बल लगा दिया जाए ना, थोड़ा सा भी टच भी कर दिया जाए, हल्का सा भी बल लगा दिया जाए तो ये गति करने लगता है। क्या करने लगता है, गति करने लगता है, चलने लगता है। तो दोनों पिंडों के संपर्क तलों के मध्य जो कार्य कर रहा है, अब जो कार्य कर रहा है उसे हम करने वाले घर्षण को या पिंडों के संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को गतिक घर्षण कहेंगे। ठीक है, चलिए, गतिक घर्षण किसे कहेंगे, आपने हमने समझा, जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर जब चलाया जाता है तो ये चलने लगता है, चलता है, तो दोनों पिंड के संपर्क तलों के मध्य जो कार्य कर रहे हैं उसे हम गतिक घर्षण कहते हैं। इसमें आपको ध्यान देने योग्य बात यह है, मैंने बोला उसको लिख लीजिएगा, गतिक घर्षण, गतिक घर्षण गति के दिशा पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, गतिक घर्षण गति के दिशा पर निर्भर नहीं करता, किस दिशा में जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सीमांत संतुलन की स्थिति में है। इसमें थोड़ा सा भी बल लगा दिया जाए तो, है ना, बल लगाने की दिशा में ये क्या करेगा, अपना गति शुरू कर देगा। कुछ चीजें और नोट कर लीजिएगा इसी में, गतिक घर्षण का मान सदैव सीमांत
घर्षण के मान से कम होता है। अब आपको समझ में आ गया। यदि हम इसको ट्रिक के रूप में लिखें तो पहला जब हमने लिखा था F बाह्य बल के बराबर था स्थैतिक घर्षण, और दूसरा जो है बाह्य बल से अधिक था सीमांत घर्षण। अरे सीमांत घर्षण को हम जो है F, ये मान लीजिए हम FP के नाम से दे देते हैं उदाहरण के लिए, F केवल पहचान के लिए है ना। और दूसरा हम गतिक घर्षण के बाद बात करें तो गतिक घर्षण जो है वो सीमांत घर्षण के मान से कम होता है, सीमांत घर्षण। ठीक है, इस प्रकार से सीमांत घर्षण के बल से कम होता है। तो ये आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं। 3 बल हमने देखा, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गतिक घर्षण। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से हम, या जो मुख्य पॉइंट उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ज्यों ही गुटका चलना प्रारंभ करता है घर्षण बल का मान कम हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ज्यों ही गुटका चलना प्रारंभ करता है घर्षण बल का मान कम हो जाता है। घर्षण बल का मान कम हो जाता है। क्यों? अब कोई भी गुटके को आप चला रहे हो, शुरू में आप पूरी ताकत से इसको चलाने का प्रयास किया है ना, तो वो विरामावस्था में था, लेकिन है ना, अंत में था, वो विरामावस्था में था। लेकिन फिर आपने उसको क्या किया, पूरी तरह से ताकत लगा के उसको ऐसी स्थिति में ला दिया कि वो चलने की स्थिति में हो, सीमांत संतुलन की स्थिति में। तो सीमांत संतुलन की स्थिति में जब आता है, सीमांत घर्षण बल जो है का मान अधिकतम होता है। पहले आपने बल लगाया, विरामावस्था में था, लेकिन बल तो लगाया आपने, फिर और अधिक बल लगाया आपने, तो चलने को तैयार हो गया है ना, तो ये अधिकतम बल हो गया। लेकिन अब तो चलने को तैयार है, तो इसको बल लगने की आवश्यकता ही नहीं है। थोड़ा सा बल लगाओगे तो चलना शुरू कर देगा, तो उसमें वो बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ज्यों ही गुटका चलना प्रारंभ करता है घर्षण बल का मान कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं इसी में, बाह्य बल का मान गतिक घर्षण के मान के बराबर होता है ना। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं, किंतु जब बाह्य बल का मान गतिक घर्षण से अधिक हो जाता है तो गुटके में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। अब देखो, अब चलना तो शुरू कर दिया, गुटका चलना शुरू कर दिया, लेकिन यदि बाह्य बल का मान ज्यादा हो गया, जब ये बाह्य बल का मान गतिक घर्षण के बराबर होता है तो गुटका एक समान चाल से चलता है। एक समान, तो यहां लिख देता हूं मैं, तब आपको समझ में आएगा, होता है तो गुटका एक समान चाल से चलता है, एक समान चाल से चलता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही बाह्य बल का मान को बढ़ा दिया जाता है, बाह्य बल का मान अधिक हो तो उस गति में, है ना, तो अधिक हो जाता है, तो गुटके में अधिक हो तो गुटके में त्वरण उत्पन्न हो जाता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है। अब सीधी सी बात है, कहीं किसी गुटके पर आप बल लगा रहे हो, इसमें बल लगा रहे हो, अब बल लगाने से ये एकदम सीधा चल रहा है बढ़िया सामान, लेकिन इसमें आपने बाह्य बल ज्यादा, इस बल से ज्यादा लगा दिया, तो ये इसके गति में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ये अब त्वरण किसे बोलते हैं आप सबको पता होना चाहिए। त्वरण वेग में परिवर्तन के दर को, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग में परिवर्तन के दर को
त्वरण कहते हैं। अब देखो पहले एक समान चाल से चल रहा था, लेकिन बाह्य बल अधिक होने के कारण इसमें वेग परिवर्तन हो जाता है, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण तुरंत उत्पन्न हो जाता है। सीधी से बात, इसकी चाल में परिवर्तन हो गया। अब सबको पता होना चाहिए इसका त्वरण का जो एस आई मात्रक होता है मीटर सेकंड का स्क्वायर होता है, एस आई मात्रक, ठीक है। और ये जो है वो सदिश राशि होता है, सदिश राशि होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बीच में आ गया है तो, ठीक है। अब थोड़ा सा और चर्चा करते हैं, क्योंकि हमने जो पढ़ा है उसका स्थैतिक, क्या पढ़ा है हमने, स्थैतिक या कह सकते हैं बाह्य बल, बाह्य बल और घर्षण, घर्षण बल के मध्य ग्राफ, मध्य ग्राफ, इसको आप अच्छे से समझेंगे जब इसको बताया जाएगा। चलिए मान लीजिए इस प्रकार से हम ग्राफ बनाते हैं इसमें, ठीक है। तो एक इस प्रकार से चलता है, फिर ये इस प्रकार से आ जाता है, ये इस प्रकार से। हमने जब पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये जो लग रहा है ये बाह्य बल है, ठीक है, ये बाह्य बल है। जब किसी पिंड को दूसरे पिंड पर चलाया जाता है तो विरामावस्था में रहता है। एक समान यहाँ पे बाह्य बल के बराबर बल लग रहा है, देखो यहाँ पे बाह्य बल के बराबर लग रहा है, इसे बोलते हैं स्थैतिक, स्थैतिक घर्षण बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये क्योंकि विरामावस्था में रहता है तो स्थैतिक घर्षण के बराबर होता है बाह्य बल, लेकिन ये जब ये चलने को तैयार होता है तो यहाँ पे बल अधिकतम लगता है, चलने को तैयार होता है, जो सीमांत संतुलन की स्थिति में जब आता है तो उस समय बल अधिक लगाया जाता है। ये केवल चलने को तैयार होता है तो उस समय जो है जो सीमांत घर्षण का जो मान है वो अधिकतम होता है, बाह्य बल से अधिकतम होता है, तो इसे बोलते हैं सीमांत, सीमांत घर्षण के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है, क्योंकि अधिकतम होता है ये। लेकिन जैसे ही वो बाह्य बल जब पिंड चलने लगता है ना, तो ये भी क्या हो जाता है, बाह्य बल के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, बाह्य बल के बराबर हो जाता है जब एक गति घर्षण करता है। गतिक घर्षण जब होता है तो ये बाह्य बल के बराबर होता है। सीधी सी बात है, अब समझ में आ गया होगा कि बाह्य बल अब स्थैतिक घर्षण बराबर होता है और सीमांत घर्षण बल का मान अधिक होता है, फिर ये बराबर हो जाता है। यह हम कह सकते हैं कि गतिक घर्षण का मान सीमांत घर्षण से कम होता है, गतिक घर्षण का मान सदैव सीमांत घर्षण के मान से कम होता है। आप सब यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा मुख्य पॉइंट यहाँ पे आप नोट करके रख लीजिए, फिर ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। यहाँ पे हमने समझा कि यह गति विरोधी बल है, जो घर्षण बल है वो गति विरोधी बल है, सदैव आरोपित, सदैव आरोपित बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है, विपरीत दिशा में कार्य करता है, पहला। दूसरा हम देखते हैं सीमांत घर्षण का मान अधिकतम होता है, सीमांत घर्षण का मान अधिकतम होता है। तीसरा हम देखते हैं गतिक घर्षण का मान सीमांत घर्षण के मान से कम होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको क्या क्या पूछ सकते हैं, घर्षण बल क्या है, यह गति विरोधी बल है, कहाँ पे बल लगता है, सदैव आरोपित बल की विपरीत दिशा में लगता है। या आपको ये प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई साइकिल चल रहा है ना, साइकिल चल रहा है तो घर्षण बल का मान किस प्रकार से लगेगा, किस दिशा में लगेगा, पहिए की दिशा में, पहिए की विपरीत दिशा में, या पहला पहिया जो है गति की दिशा में, दूसरा पहिया गति की विपरीत दिशा में। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, दोनों पहियों का मान गति की दोनों दिशाओं में लगे, विपरीत दिशा में ही लगेगा, है ना। सीमांत घर्षण का मान
अधिकतम होता है। सीमांत घर्षण का मान ऑप्शन में दे देगा, अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, बराबर होता है ना। सीमांत घर्षण का मान अधिकतम होता है। गतिज घर्षण का मान सीमांत घर्षण से कम होता है, अधिक होता है, है ना, बराबर होता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। बाह्य बल और घर्षण बल में आपको ये पूछ सकते हैं, सीमांत घर्षण में क्या होता है, वेग में परिवर्तन, त्वरण क्या है ना, इसका ऐसा ही मात्रक सदिश राशि पूछ सकते हैं। सीमांत घर्षण क्या होता है पूछ सकते हैं। गतिज घर्षण दिशा पर निर्भर करता है या नहीं, ये पूछ सकते हैं। तो गतिज घर्षण गति की दिशा पर निर्भर नहीं करता, है ना, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखना है, बाह्य बल का मान गतिज घर्षण के मान के बराबर होता है। हाँ, तो गुटका एक समान चाल से चलना शुरू कर दे। यहाँ पे आपको ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि बाह्य बल का मान अधिकतम हो तो गुटके में उत्पन्न हो जाता है, क्या उत्पन्न हो जाता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना। गतिज घर्षण के बारे में दिया है, यहाँ पे निर्भर नहीं करता, मैंने बताया। सीमांत घर्षण के बारे में पूछ सकते हैं आपको, है ना, यहाँ पे लिखा हूँ, सीमांत संतुलन की स्थिति को किसे कहते हैं। ठीक, यहाँ पर भी आपने मैंने लिखवाया है, बाह्य बल के मान के बराबर होता है कौन, विरामावस्था में हो तो घर्षण बल का मान बाह्य बल के मान के बराबर होता है, मतलब कौन, स्थैतिक घर्षण। घर्षण के प्रकार आपको पूछ सकते हैं, स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण। घर्षण का कारण पूछ सकते हैं, तो घर्षण का कारण क्या है, घर्षण बल का मान दोनों तलों के बीच के अभिलंब बल पर निर्भर करता है। तो घर्षण का कारण क्या है, यहाँ पे आपको लिख देता हूं, घर्षण का कारण। घर्षण का कारण आणविक अनियमितता, मतलब अनियमितता मतलब खुरदुरा। कोई भी तल में आणविक अनियमितता पाई जाती है, चिकनाहट नहीं पाई जाती है ना, उसमें इस प्रकार से कुछ न कुछ खुरदरा आगे ऊपर नीचे पाया जाता है, इस कारण से घर्षण होता है। तो घर्षण का कारण है आणविक अनियमितता, जिसे बोलते हैं अंतर्ग्रथन भी बोला जाता है ना, अंतर्ग्रथन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद हमने घर्षण की परिभाषा बताया, है ना, इसको क्या कहते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यदि इसमें आपको क्या समझ नहीं आया तो उसका एक बार कमेंट्स कर दिएगा, फिर मैं फिर से बताने का प्रयास करूंगा। इसके बाद हम जो है और इसका एक वीडियो बनेगा, 1 से 2 वीडियो और बनेगी इसका, जिसमें नियम, है ना, और घर्षण गुणांक, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।